नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। दुनिया संकट काल से गुजर रही है और ये संकट कितना बड़ा है आज आपको जंग के इन 3 फ्रंट के जरिए दिखाते हैं, जहां पर पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का महायुद्ध, पिछले कई सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध और भारत से करीब 450 से 500 किलोमीटर दूर एक और जंग यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जारी संघर्ष। दुनिया युद्ध की आग में लगातार जल रही है, लेकिन इन सब संकट के बीच एक विश्व गुरु खड़ा है जो ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना ही प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर चुप रहता है, जो कल भी कहता आया था कि युद्ध का युग नहीं है और वो आज भी यही कहता है कि डिप्लोमेटिक डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन टू क्रिएट पीस। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने जब जब दुनिया पर विश्व युद्ध जैसा खतरा मंडराता देखा तब तब यही कहा कि जंग छोड़ना यार। आज भारत के लिए वो समय है जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा कहा है, क्योंकि देश समेत प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हुए हैं। यानी युद्ध के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई है तो इंपैक्ट इसका भारत पर भी है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते क्राइसिस अब किचन की आग से लेकर पेट की भूख तक पहुंच गया है और खुद भारत के सामने भी 3 चुनौतियां सिर उठाए हुए हैं, जिसमें पहली चुनौती है कि कैसे युद्ध के साइड इफेक्ट्स के बीच देश को संभाला जाए। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी और इतनी बड़ी आबादी को वॉर टाइम युद्ध के समय में किस तरीके की दिक्कत ना हो, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे की जाए और तीसरा, कैसे दुनिया को शांति के रास्ते पर लाया जाए। लेकिन कहा जाता है कि जब देश में सशक्त नेतृत्व हो, मजबूत लीडरशिप हो, तो चुनौतियां फिर चुनौतियां नहीं रहती, क्योंकि तब तो फैसले लिए जाते हैं, वो रणनीति अपनाई जाती है जिससे परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, देश में ऑल इज वेल ही रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह हकीकत बनता हुआ नजर भी आया है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। जब कहीं पर भी जंग छिड़ती है तो रिसोर्सेस को कैसे बचाया जाए, कैसे अलग अलग ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्रिएट कर इन रिसोर्सेस को बढ़ाया जाए, जिससे देशवासियों को किसी भी तरीके की किल्लत या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसे आज की आधुनिक भाषा में क्राइसिस डिप्लोमेसी कहा जाता है। और आप ये जानकर गर्व महसूस करेंगे कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की यही क्राइसिस डिप्लोमेसी की गूंज है और इसे डिप्लोमैटिक मास्टर क्लास भी माना जा रहा है। और ये क्यों है, आप ये खुद देखिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से पूरे देश को यह भरोसा दिया दैट एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। और यह सिर्फ भरोसा नहीं था, बल्कि भारत की बुलंद क्राइसिस डिप्लोमेसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है। दुनिया में इतनी दिक्कतों के बावजूद भारत में नो टेंशन मोमेंट बना है।
यानी कि नो फ्यूल क्राइसिस, क्रूड ऑयल, गैस, एलपीजी और खाद की सप्लाई पर किसी भी तरीके का कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तेजी से बढ़ाने पर काम हो रहा है। पर्याप्त फूड ग्रेन स्टॉक उपलब्ध है। हालात कितने भी खराब रहें, सप्लाई चेन नहीं टूटेगी। मोदी है तो मुमकिन है, और शायद इसीलिए यह कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच आज ऐसे मुश्किल वक्त में देश का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और प्रधानमंत्री मोदी के इसी संकटकालीन कूटनीति या संकट प्रबंधन कूटनीति को आज करेंगे डीकोड, जो सही मायने में भारत की सक्सेस स्टोरी है और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। साल 2001 में एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें यह दिखाया गया था कि एक दिन का सीएम होने के बावजूद एक आम शख्स कैसे पूरे सिस्टम में सिर्फ 24 घंटे में बदलाव लाकर दिखाता है। यह तो रही रियल लाइफ की बात। अगर रियल लाइफ की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस नायक शब्द को चरितार्थ किया है। पश्चिम एशिया में जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। भीषण जंग के बीच सारे इफ्स एंड बट्स अब खत्म हो चुके हैं, यानी क्राइसिस जबरदस्त है और कोई नहीं जानता व्हाट लाइज अहेड इन फ्यूचर। और जिस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है, एस्केलेट हो रही है, उससे आने वाले वक्त में दुनिया पर यह संकट काल और गहराए जाने की संभावना है। अब इस टेंस सिचुएशन के बीच भी अगर भारत ने न केवल अपने नागरिकों को बचाया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी ढह जाने से रोका है, तो यह अपने आप में कीर्तिमान है। एंड हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन मेक दीज थिंग्स हैपन, इसको आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए मैं समझाना चाहती हूं। ऑपरेशन सिंधु, जान की सुरक्षा। जब युद्ध की शुरुआत हुई तो सबसे बड़ी चुनौती ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालना था। गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। जंग शुरू होने से अब तक टिल डेट 3,75,000 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। ईरान से 1,000 से ज्यादा भारतीय लौटे, जिसमें 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। कुल मिलाकर हर भारतीय की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सप्लाई चेन, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी संकरे रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, लेकिन जंग के चलते यह रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को यह बताया था कि एक स्पेशल इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप रोजाना बैठक कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ बातचीत कर भारतीय जहाजों के लिए एक सेफ एंड सिक्योर पैसेज को मेक श्योर किया। फिर एनर्जी सेफ्टी, क्योंकि जंग उस इलाके में छिड़ी है जहां से दुनिया की एनर्जी नीड्स पूरी होती है। युद्ध के समय तेल की कमी से महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन मोदी सरकार की पुरानी रणनीति काम आई। पिछले 11 सालों में भारत ने तेल इंपोर्ट के सोर्सेस को बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी की सोच का नतीजा है कि ऑयल सोर्सेज रिसोर्सेज कभी सिर्फ 27 हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 41 हो चुके हैं। पीएम की कूटनीति थी कि अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत को अस्थायी रूप से रूस से रियायती तेल खरीदने की
अनुमति अमेरिका ने दी, ऐसा अमेरिका ने क्लेम किया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर युद्ध का बोझ ना पड़े, जिसका इंपैक्ट है कि भारत के पास इस वक्त 53 लाख मीट्रिक टन का कच्चे तेल का भंडार सुरक्षित रखा है, जिसे अब बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन करने की योजना है। अब कुछ और आगे डिटेल्स में चलते हैं। आप ये मान लीजिए कि किसी का एग्जाम है, अब रिजल्ट में परसेंटेज अच्छा कौन लेकर आएगा? वो जो एक रात पढ़कर परीक्षा देगा, या वो जिसने एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी की है? साफ बात है कि जवाब आपका यही होगा कि जिसने सही से पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी है। भारत ने भी साल 2014 के बाद से कुछ ऐसा ही किया, यानी देश ने अपना वो बेस बनाया जिससे आज चाहे पीस की बात हो, बिजनेस की बात हो, हर कोई भारत की तरफ देखता है। और यही स्ट्रैटेजी आज देश के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। आपको क्या लगता है कि भारत के सामने असली चुनौती क्या है? जो इस वक्त एट प्रेजेंट सिचुएशन है, क्राइसिस है, उसके हिसाब से तो कई चैलेंजेस से देश घिरा है, लेकिन असल चैलेंज है वो अफवाहें, वो मिस इन्फॉर्मेशन जिसने देश के माहौल को क्राइसिस में तब्दील किया। आज गैस सिलेंडर को लेकर तरह तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं। पेट्रोल की किल्लत ना होने के बावजूद लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर दिखाई देती हैं। ऐसे में सतर्क हमें और आपको भी रहना होगा। और बात रही सरकार की, तो जंग के कुछ ही दिनों बाद गैस सिलेंडर को लेकर वो प्लान तैयार किया गया जिससे देश पैनिक मोड में ना आ सके। एक पूरी टाइमलाइन आप देखिए। शुरुआत करते हैं 6 मार्च 2026 से, जहां पर घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक इन पीरियड शुरू किया गया, यानी कि सिलेंडर मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरा बुक होगा। 9 मार्च 2026 डिमांड बढ़ने पर शहरों में नियमों को बदल दिया गया, यानी इस लॉक इन पीरियड को एक्सटेंड करके 21 दिन से 25 दिन कर दिया गया। फिर 12 मार्च 2026 जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए बढ़ती डिमांड के बाद नियमों को बदला गया, मॉडिफाई किया गया, यानी अब ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। 14 मार्च 2026 पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी यूजर्स के लिए एलपीजी सिलेंडर रखना गैर कानूनी घोषित किया, यानी अब पीएनजी कनेक्शन वालों को अपना सिलेंडर सरेंडर करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। एलपीजी बुकिंग पर अब तक सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, जिससे लोगों में विश्वास बरकरार रहे, लोग पैनिक ना करें और गैस बुकिंग को लेकर अनवांटेड प्रेशर कम हो सके। अब सरकार पीएनजी को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोलियम संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक भारत सरकार पीएनजी के विस्तार पर काम कर रही है। पीएनजी कनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए तेल कंपनीज ने इसकी सप्लाई के लिए सिक्योरिटी फीस तक माफ कर दी। इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन के लिए 500 रुपए तक की मुफ्त गैस का भी ऐलान किया गया, जिसका असर भी नजर आया। इस क्राइसिस के समय में पीएनजी कनेक्शंस के परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई जिस पर काम जारी है, जिसका नतीजा भी दिखता है। और इतना तय है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है और इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, बट यू नीड नॉट टू बी वरीड। इस तरीके की स्थिति से निपटने की युद्ध स्तर पर ही तैयारी है। कोरोना के वक्त जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पावर्ड ग्रुप बने थे,
वैसे ही देश में भी 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे सब्जेक्ट्स पर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के तहत कार्रवाई करेंगे। भारत अब केवल एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और भारत अब वो देश भी बन चुका है जो न सिर्फ देश हित बल्कि विश्व हित के बारे में सोचता है। इजराइल से एकजुटता, अमेरिका से डी एस्केलेशन की बात, ईरान से हॉर्मुज को ओपन रखने की बात, गल्फ देशों के साथ कंटिन्यू कम्युनिकेशन, न किसी का पक्ष न किसी का विरोध, सिर्फ इंडिया फर्स्ट एंड पीस फर्स्ट। इसी मिशन पर आपका हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यहां पर भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी जिक्र होना जरूरी है। भारत ने किसी एक पक्ष का दामन नहीं थामा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर किसी से बात करते दिखे, शांति की पहल करते रहे जैसे कोई रियल पीस मेकर करता है। और इसी का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि हर देश में पीएम मोदी की एक्सेप्टेंस, उनकी हर देश बात सुनता है। 24 मार्च 2026 को भी यही दिखा, जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। दोनों के बीच पश्चिम एशिया में जारी जंग को लेकर बात हुई, परिस्थितियों पर चर्चा हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से शांति की अपील की। फिर पीस के लिए लगातार देशों के साथ बात, न सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान, इजराइल, गल्फ देशों से प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई बार बातचीत कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बताया गया कि पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख नेताओं के साथ वो निरंतर संपर्क में हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। फिर G20 और ब्रिक्स का प्रभाव। भारत इस समय ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच एक मीडिएटर के रूप में किया, जिससे युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोका जा सके। कहते हैं कि सारा खेल होता है रिश्तों का, और प्रधानमंत्री मोदी ने हर विदेश दौरे में यह दिखाया भी कि डील डिप्लोमेसी के साथ दिल का रिश्ता भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश के साथ साधा जहां का वो दौरा करते हैं। जंग की आग में कूदे बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बचाया, संबंधों का फायदा उठाया और शांति का संदेश दिया। यह है असली क्राइसिस डिप्लोमेसी, जो बोल्ड, बैलेंस्ड होने के साथ साथ भारत सेंट्रिक भी है। और मोदी युग की यही डिप्लोमेसी हिंदुस्तान को न सिर्फ विश्व गुरु बना रही है, बल्कि विश्व रक्षक के तौर पर स्थापित कर रही है, जहां पर शांति की बात भी है और देश की जरूरतों के लिए वो एक्शन भी है, जिसने हर भारतीय को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का हौसला दिया। और यही असल मायने में भारत की जीत है, यही रियल इंडिया स्टोरी है और साथ ही भारत की सक्सेस स्टोरी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक।